आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है कि जब हम p इंटू क्यू, एक संख्या है पी क्यू, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है रिजल्ट, जो रिजल्ट निकल के आता है वो आर क्यू और क्यू निकल के आता है। ठीक, तो आपसे ये बताना है कि ये p प्लस आर डिवाइड बाई क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी। कंडीशन ये है कि r की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं लेंगे, r की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या होता है, जो डिजिट होती है, डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। डिजिट कितनी है, डिजिट 0 होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 9 डिजिट है, सॉरी 0 को इंक्लूड करते हुए 10 डिजिट हैं, जिनमें से जब r को कंसीडर करना है तो r के लिए 0 नहीं लेना है। r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू हम 1 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, पर 0 नहीं ले सकते। लेकिन p एंड q के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यानी 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना होगा कि किसी संख्या को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे q है, q को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो संख्या हमारे पास q वापस मिल जाती है, ये सोचना होगा। तो 3 हमारे पास ये रहा। ठीक, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही संख्या हमको मिल जाए। जैसे 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 को हम, क्योंकि हमको चाहिए संख्या कौन सी, q चाहिए, यानी अगर हम q बराबर 2 मान लेते हैं और q को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 6, जबकि आना क्या चाहिए था, 2 आता तो काम बन जाता, क्योंकि यहाँ पे q आया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि q बराबर 2 नहीं ले सकते, 1 आ जाओ। हम क्या करते हैं, q बराबर 1 ले लेते हैं, q बराबर 1 लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3, चाहिए क्या था 1, क्योंकि यहाँ पर 1 आया है, जो q की वैल्यू है वही आनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात आई, 2 भी चेक कर चुके हैं, 1 भी चेक कर चुके हैं, 4 पे आ जाओ। q बराबर 4 ले लेते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आएगा, यानी यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है, 2, जबकि चाहिए कितना था 4, क्योंकि जो q की वैल्यू है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आनी चाहिए। अब इसके बाद 5 में आ जाओ, 5 का, जब q बराबर 5 लेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15, यानी 5 काम कर जाएगा, यानी q की जगह हम 5 ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, q बराबर हम 0 अगर ले लेते हैं, 0 को मल्टीप्लाई 3 से आएगा तो ये 0 आएगा, तो q बराबर 0 भी ले सकते हैं। ठीक, 2 कंडीशन हो गई, इसके अलावा कोई वैल्यू सेट नहीं हो पाएगी, चेक करके देख लो। ठीक, इसके बाद 6 लेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 होगा। फिर उसके बाद 7 लेंगे, q बराबर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 21। फिर उसके बाद q बराबर 8 लेंगे तो कितना आएगा, 24, जो कि 8 नहीं आएगा। फिर q बराबर 9 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, जो कि 9 नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि q की वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई। q की वैल्यू एक तो ये हो सकती है क्या, या तो हम q बराबर 0 ले लें, या फिर q बराबर हम क्या ले लें, 5 ले लें, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, q बराबर 5 पहले लेते हैं, p इंटू क्यू की जगह कितना ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये जो 5 है, यहाँ से कैरी हमारे पास कितना गया, 1 गया कैरी। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे p है, 3 का मल्टीप्लाई p से ऐसा करें कि q भी आए, यानी क्योंकि यहाँ पे q आ रहा है फिर से ना, मतलब p की जगह हम क्या रखें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास q आ जाए, तो p की जगह हम अगर 1 रखेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, p की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं और 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 2 डिजिट का हो, तो 1 भी नहीं ले सकते,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 3 डिजिट का नंबर, तो 1 नहीं ले सकते, 1 को हमने दिखा दिया। 2 लोगे वो भी नहीं ले पाओगे, फिर भी करके दिखा दो। p बराबर हम 2 लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 6, नहीं काम बन पाएगा। p बराबर 3 लेंगे तो 9 आएगा, नहीं हो पाएगा। p बराबर 4 लेंगे 12 होगा, नहीं बनेगा। p बराबर 5 लेंगे, ठीक, लेकिन इसने बोला है कि क्या है डिफरेंट डिजिट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो q ले चुके हैं वो नहीं लेंगे, तो q बराबर हम 5 ले चुके हैं, इसका मतलब p बराबर 5 ले लेंगे। अब 6 ले लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा 18, लेकिन नहीं बन पाया। 7 लेंगे तो कितना आएगा, p बराबर 7 ले लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा कितना आ जाएगा 21, फिर भी नहीं बना। हाँ, अगर हम p बराबर क्या ले लें, p बराबर 8 ले लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 24। 24 तो ये आया, एक कैरी का हमारे पास पहले था तो उसको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पे 25, यानी 42 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि p बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब देखो हमारे पास क्या बन गया 8 5 मल्टीप्लाई बाई 3, जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 255। ठीक, यहाँ से आओ, इसका कंपेयर करो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमें जो देखो r की वैल्यू पता चल गई, p की वैल्यू पता चल गई, p की वैल्यू कितनी है 8 और q की वैल्यू कितनी है 5, सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, p प्लस आर, p कितना है 8, r कितना है 2, डिवाइड किससे करना है q से, q कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर q बराबर 0 रखोगे तब भी कंडीशन नहीं बन पाएगी, केवल ये वाली सेटिस्फाई हो पाएगी और यहाँ पे p की वैल्यू कुछ और आपको लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे लगा के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक प्लेयर है, एक प्लेयर नहीं कई प्लेयर हैं। पहला प्लेयर जो है वो ए है, दूसरा बी है, सी और डी। ये कोई टेस्ट मैच का स्कोर दिया गया है। अब आपसे बताना है किस बल्लेबाज ने सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। टेबल में दिया गया है कि प्लेयर कौन से हैं, ए बी सी डी, फिर उसके बाद रन बताया जा रहा है कि फर्स्ट इनिंग में कितना बनाया है और बॉल कितनी फेस किए हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग का स्कोर बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि सेकेंड इनिंग में कितनी बॉल फेस की हैं। तो आपको ये बताना है ओवरऑल इनका एवरेज किसका सबसे जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे तेज है। तो सबसे पहले ए के विषय में देख लो। ए जो है क्या करता है, पहली इनिंग में कितने रन बनाता है 61, दूसरी इनिंग में कितने रन बनाता है 14, दोनों को ऐड कर दो 61 प्लस 14, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75। इसके लिए इसने बॉल कितनी फेस की है, पहली इनिंग में इसने फेस किया था 99, दूसरी इनिंग में कितनी फेस की थी 76, जब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 175, यानी 75 रन बनाने के लिए उसने 175 गेंदें खेली, किसने ए ने। अब बी के विषय में आ जाओ। बी के विषय में आएंगे तो बी जो है पहली इनिंग में कितना स्कोर करता है 5, दूसरी इनिंग में कितना स्कोर करता है 50, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 5 प्लस 50 हो जाएगा 55। ठीक है, पहली इनिंग में बी ने कितनी बॉल खेली थी 12, दूसरी इनिंग में कितनी खेली 87, ओवरऑल करेंगे कितना आ जाएगा 97, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। सी के विषय में आ जाओ। सी क्या करता है, पहले इनिंग में रन कितने बनाता है 15 रन, दूसरी इनिंग में इसने बनाए कितने रन 20 रन, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 15 प्लस 20 कितना आ जाएगा 35। ओवरऑल गेंदें कितनी खेली सी ने, पहली इनिंग में 75 गेंदें खेली, दूसरी इनिंग में 50, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 125। ठीक है, डी के विषय में आ जाओ। डी ने पहली इनिंग में रन बनाए 13, दूसरी इनिंग में कितने बनाए 12, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 25।
इसके लिए बॉल कितनी फेस की हैं? पहली इनिंग में डी ने 55 बॉल खेली, दूसरी इनिंग में कितना खेला? 50, यानी 105। अब देख लो, अब क्या करना है हमको, इनका एवरेज बताना है, स्ट्राइक रेट किसका है। अब जब इसको निकालेंगे, ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसका जो डिवाइड करने के बाद 175 से 75 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी वो 1 से कम आएगी। ठीक है, 1 से कम तो सभी में आएगा, लेकिन अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसने क्या किया है, 55 रन बनाए हैं, कितनी बॉलें खेली हैं? 97 में। और इसने 75 रन बनाए हैं, कितनी बॉलें खेली हैं? 175। फिर उसके बाद इसके विषय में देखोगे तो इसका तो बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट है, इससे तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 35 रन बनाए हैं कितनी बॉलों पे? 125 बॉलों पे, जबकि 55 रन बनाए हैं कितनी? 97 में। तो ये गलत, 25 वाला भी और गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है, बी का। जब इसको डिवाइड करके निकालोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इससे। ठीक है, देखने में हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैट्समैन बी है उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। ठीक, समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अब देखो अब क्या कहानी है, इसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द विलेजर सर्टेन विलेज, मतलब जो हाफ ऑफ द विलेजर हैं वो सर्टेन विलेज देयर ओन हाउस, मतलब उनके पास खुद का हाउस है, जो भी है। मान लेते हैं कि हाउस जिनके पास है वो 1/2। अभी कितने विलेज हैं ये नहीं पता हमको, केवल ये बता रहा हूँ, मतलब कितने लोग हैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी ये बता रहा हूँ कि कंडीशन के हिसाब से विलेज में जो भी लोग हैं उनमें से आधों के पास अपना स्वयं का हाउस है, यानी खुद का घर है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 1/5 विलेजर कल्टिवेट पैडी, मतलब उसमें से जो भी गांव के लोग हैं उनमें से 1/5 लोग जो हैं वो धान की खेती करते हैं, पैडी की खेती। फिर इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि 1/3 ऑफ द लिटरेट, मतलब जो भी लोग हैं उनमें से 1/3 लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या है, 4/5 ऑफ द विलेजर आर अंडर 25 ईयर ऑफ एज, जितने भी लोग हैं उनमें से 4/5 लोग जो हैं वो क्या है, 25 से कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ऐसी वैल्यू माननी है जो कि इन सब में मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो डिवीजन है वो हट जाए। मानने को 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, सबसे अच्छा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो। इनका नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 2, 5, 3, 5, इनका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम निकल के आता है उसी को मान लेते हैं कि ये विलेज की संख्या है। तो हमारे पास क्या है, 2, 5, 3 और 5, इनका जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 1, 5, 3, 5, फिर इसके बाद 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 1, 5, 3 की जगह 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 ले लेंगे एक बार, ये 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 2 × 3 × 5, कितना आ गया, 30। एलसीएम कितना आ गया, 30, एलसीएम मान लिया 30। तो हम ये मान लेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो कितने हैं, 30। अब अगर इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मान लेंगे कि जो गांव के लोग हैं इसको 30 का मल्टीपल कर देते हैं, यानी 300 भी मान सकते हैं, 3000 भी मान सकते हैं, जो भी मानना है मान ले। फिलहाल तो एलसीएम हमारा 30 आया, हम 30 मानेंगे। ठीक, 30 मानने के बाद क्या है, अब कितने लोग जिनके पास अपना घर है, जिनके पास अपना घर है 1/2 है, तो यानी 1/2 × 30, ये कितना हो जाएगा, 15 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास ओन हाउस है, ओन हाउस, स्वयं का घर है। कितने लोगों के पास, 50 लोगों के पास ओन हाउसेस। ठीक है, पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी क्या हो जाएगी कि जो 1/5 है उनके पास क्या है,
जो 1/5 लोग हैं उनके पास, सॉरी वो लोग जो है कल्टीवेटिंग करते हैं किसका, पैडी का, तो 1/5 30 का 1/5 कितना हो जाएगा 6 लोग जो है वो कल्टीवेशन करते हैं पैडी का। फिर उसके बाद 1/3 के विषय में क्या बताया जा रहा है, 1/3 जो है वो लिटरेट हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 जो है लिटरेट है, यानी 30 यहाँ से निकालेंगे 10 आ जाएगा, ये लिटरेट है। फिर इसके बाद लास्ट क्या है 4/5 जो है वो कितनी एज के हैं 25 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/5 जो है 25 एज के से कम है, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना 6 24, यानी 24 लोग जो है वो 25 साल से कम है, 25 ईयर से कम है, कितने 24 लोग। अब आपसे मिलाना है क्या ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑल द विलेजर हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट, कितने लोगों के पास अपना घर है, कितने लोगों के पास अपना घर है, 15 लोगों के पास अपना घर है। और इसने क्या बोला है कि जितने भी विलेजर हैं हु हैव देयर ओन हाउस लिटरेट, वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों की संख्या कितनी है, लिटरेट की संख्या 10 है। घर कितने लोगों के पास है, 15 लोगों के पास है, तो सारे लोग कैसे पढ़े लिखे हो सकते हैं, कम से कम 5 लोग तो हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसका क्या है, सम विलेजर अंडर 25 ईयर आर लिटरेट, मतलब इसमें कुछ कह रहा है, लिटरेट कितने लोग हैं, लिटरेट कितने लोग हैं 10 लोग हैं, ये रहा। और जो विलेजर जिनकी एज कितनी है 25 से कम है वो कितने लोग हैं 24, इसका मतलब क्या हुआ 24 में से अगर हमने 30 में से 30 में से 10 हटा दिया है, किस लोगों किनको हटाया, जो कि पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब 20 बचे, 20 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। अब आपके पास 25 साल से कम कितने लोग हैं 24, और 20 लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर 20 लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी एज 25 से कम है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कितना है 24 है, इसका मतलब जो यहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से 4 लोग कम से कम ऐसे हैं जो कि 25 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ 20 + 4 ये हो गया 24, ये 24 बता रहा है कि 24 लोग जो है 25 साल से कम है, उनमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, तो ऑप्शन यही भी कह रहा है कि सम मतलब कुछ लोग जो ऐसे विलेजर हैं जिनकी एज 25 से कम है वो लिटरेट हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। आगे मिलाना मिला लो, मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टिवेट पेडी आर लिटरेट, मतलब ये कह रहा है कि हाफ विलेजर ऐसे लोग हैं जो कि कल्टीवेट करते हैं खेती पैडी की, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं 10, जो खेती करते हैं वो कितने लोग हैं, कल्टीवेशन करते हैं 6 लोग, पढ़े लिखे कितने हैं 10, तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि ओनली वन हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट, ये तो 6 है ये 10 है, या तो 6 पढ़े लिखे हो सकते हैं या 6 से कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो इसके लिए कंफर्म नहीं कह सकते ना, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही नो विलेजर अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि घर कितने लोगों के पास है 15 लोगों के पास है, और पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो कि जो 25 साल से कम है वो कितने लोग हैं 24, टोटल लोग कितने 30 में से अगर 24 हटा देंगे तो 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास हाउस है, समझ रहे ना, तो ये कैसे कह सकते हो कि नो विलेजर अंडर 25 ईयर एज ओन हाउस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी 24 आपके पास ये पता हो गया कि 15 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास घर है, और टोटल लोग कितने 30 लोग हैं, अब 30 में से आप 15 हटा दोगे 15 लोग ऐसे बचेंगे जिनके पास घर नहीं है, लेकिन अगर 24 हटा दोगे 30 से 24 लोग कैसे हैं जो कि 25 साल से कम है, तो 6 बचेगा, 6, इसका मतलब ये हुआ कि 9 इसमें ऐड करेंगे तभी तो बन पाएगा,
कम से कम 9 लोग ऐसे होंगे उसमें जो कि 25 साल से कम होंगे, जिनका ओन हाउस है। तो ये हमारा रहा, ये भी बात गलत हो गई। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बाकी सब गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट है, ठीक, और एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन ये बताता है कि केवल स्टेटमेंट एक जो है हमको आंसर दे सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है अकेले आंसर दे सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ मिलकर आंसर दे सकते हैं। और डी ऑप्शन ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ मिलकर आंसर नहीं दे सकते। तो हमें देखना है क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डे इज द 14 ऑफ गिवन मंथ, मतलब कोई मंथ है उसका 14वां दिन कौन सा है, 14 डे कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, ये पूछना चाहता है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। लास्ट डे जो है किसी महीने का वेडनेसडे है। अब लास्ट डे दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम 14 डे कैसे बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी महीना होता है, मान लेते हैं फरवरी है, और फरवरी अगर लीप ईयर की है तो 29 डे हो जाएंगे लास्ट। फिर उसके बाद अगर नॉर्मल ईयर में है तो 28 डे हो सकता है फरवरी का, या तो 29 या 28 हो सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है सितंबर चल रहा हो जो कि 30 दिन का होता है, हो सकता है अक्टूबर चल रहा हो जो कि 31 दिन का होता है। तो इसमें डिसाइड नहीं कर सकते ना कौन सा डे लास्ट है। ये बोला भी नहीं है कि 31st डे लास्ट डे, तब भी एक बार मान लेते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं बता सकते ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, तो इसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं सही है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 17 डे। कोई सा भी महीना हो उसमें से जो थर्ड सैटरडे है वो क्या है, 17 डे में है। अब कौन सा महीना, इससे कोई मतलब नहीं। 17 डेज अगर हमारे पास कौन सा है, सैटरडे है, तो इसके 3 पीछे चले जाएंगे हम। 16 में आ जाएगा तो फ्राइडे आ जाएगा, फिर उसके बाद 15 में आ जाएंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 में आ जाएगा तो थर्सडे आ जाएगा, और इसके बाद 14 में पहुंच जाएंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। तो हाँ, ये इससे बताया जा सकता है सेकेंड स्टेटमेंट से कि हाँ 14 डे कौन सा होगा, ठीक। तो 14 डे हो जाएगा वेडनेसडे। तो पहले ऑप्शन से नहीं बताया जा सकता, हाँ, लेकिन सेकेंड ऑप्शन से बताया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लो। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो तारीख थी 10 अक्टूबर, महीना था अक्टूबर, जो ईयर था वो 21st डे था, सॉरी 2021 था। यानी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था 10 अक्टूबर को ही, और आपसे पूछा 2027 को 10 अक्टूबर को क्या होगा। जिस दिन क्वेश्चन पूछा गया उस दिन की तारीख कितनी थी, 10 अक्टूबर। साल कौन सा था, 2021, क्योंकि 2021 का पेपर है, ठीक। तो अब हम ये क्वेश्चन में बस यही पूछना चाहता था कि आपको बताना है क्या, 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। तो इस हिसाब से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना है, केवल इनका दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसका और इसका, और इनके बीच कितना लीप ईयर उसको ऐड कर देना है। 2027 और 2021 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन इनके बीच एक लीप ईयर भी पड़ रहा है जो कि 2024 है। 2024 लीप ईयर होने की वजह से 6 + 1 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 7। यानी 7 और दिन होगा। यानी एक साल अगर हमारे पास जैसे होता है 2019 से 2021 तक, या फिर 2018 से 2019 तक, तो अगर इनका मंथ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यानी डेट और डे बराबर होता है। तो क्या करते हैं, जब इसको जाएंगे तो इसमें क्या होता है, एक साल जब आगे जाएंगे 2020 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 के बाद 2021
2019 के बाद 2020 आएगा। 20 जो है लीप ईयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को बढ़ा देंगे, और अगर इसके बाद 2020 से 2021 में जाएंगे तो 1 को बढ़ा देंगे। यानी सेम डेट सेम महीना होता है और उसी पे हमको अगला डेट का निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ा देते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है तो 1 दिन। सेम 2018 से जब 2019 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ा देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि जब लीप ईयर होता है तो 366 डे होते हैं एक साल में, उसको 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, ये कैरी आया 6, फिर उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे आया 2। यानी ये जब लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डे हो जाते हैं। वही नॉर्मल ईयर होता है तो उसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 5, 35, 1 कैरी आया 5, फिर 2 बार में 14, इसका मतलब 1। तो यहीं से हमको पता चलता है जब लीप ईयर होता है तो 1 दिन आगे बढ़ता है, सॉरी लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे बढ़ता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 1 दिन आगे बढ़ता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर, ऑड डे कितना आ गया, रिमाइंडर नहीं ऑड डे, ऑड डे आ गए 7। 7 को 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0। यानी जो दिन था उस दिन कौन सा दिन था, जब पेपर हुआ संडे था, तो इसमें चेंज क्या हुआ, कुछ नहीं आया, कोई ऑड डे नहीं आया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये था कि वही उसी दिन के लिए पूछा गया था, तो बाकी दिक्कत नहीं थी। और एक तरीका और है जिससे हम क्या करते हैं कि मंथ का कोड याद कर लेते हैं, फिर और उसके बाद ईयर का कोड याद करते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके आगे कराएंगे, इसका जो सॉल्यूशन था ये ऐसा ही था। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वेन डायग्राम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट जो दिए गए उनको डायग्राम बना लो। पहला कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लू, तो जैसे जैसे बोल रहा है उस कलर का यूज करेंगे। ये ग्रीन है, पहले स्टेटमेंट में लिख देना, ये ग्रीन है और ब्लू, ये ब्लू है। तो इसने बोला है कि सम ग्रीन आर ब्लू, ये दोनों हमने दिखा दिया, कुछ ग्रीन ब्लू है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सम ब्लू आर ब्लैक, दूसरा स्टेटमेंट देखो, सम ब्लू जो है वो क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक ले लेते हैं, ये ब्लैक आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 2 ही स्टेटमेंट थे, इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं, बस इतना ही स्टेटमेंट था। अब इसके बाद आपको 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, अब इसको देखना है। पहला कंक्लूजन दिया गया है सम ग्रीन आर ब्लैक। देखो यहां से हम देखेंगे अगर, तो ये रहा हमारे पास ग्रीन और ये ब्लैक, ये क्या रहा, ब्लू रहा। यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लू है, ये ब्लैक है। तो अगर हमको ग्रीन बनाना है इसके साथ तो हो सकता है यहाँ पर बना दें, ये ग्रीन मान लेंगे, या फिर हो सकता है इसके साथ कंबाइन कर दें तो ये भी ग्रीन हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है। और ये वेन डायग्राम का मतलब होता है कि कोई भी एक केस गलत हो गया, बात को सही नहीं साबित कर रहा, तो वो गलत हो जाता है। तो पहला ही पार्ट हमारा साबित नहीं कर पा रहा है कि ये दोनों सही हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, एक कहानी ये बन सकती है, एक कहानी ये बन सकती है, पहली एक केस बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है। अब हमने बताया वेन डायग्राम की कहानी होती है, अगर कोई भी एक केस गलत साबित कर रहा है तो ये गलत हो जाता है। तो चलो ये गलत हो गया। अब इसके बाद सेकंड में आओ, फिर आओ इसमें इसके बाद क्या कह रहा है कि नो ग्रीन इज ब्लैक, नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है ये दूसरा वाला केस बन जाए, अगर ये वाला केस बन जाए तो कोई मतलब ग्रीन हो सकता है इसमें हो जाए, तो ये भी नहीं कह सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या गया तीसरा, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ये भी नहीं कह सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ये भी नहीं कह सकते। मतलब इसका क्या हुआ कि वेन डायग्राम की कहानी में एक भी केस अगर इम्पॉसिबल हो गया, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, अगर होना है तो सारे केस पॉसिबल होना चाहिए, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका डी हो गया, कोई सा भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन डी हो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट, नार सेकंड, नार थर्ड, नार फोर्थ। इनके अलग अलग केस बना के भी दिखा सकते हैं, हमने इसी में आपको दिखा दिया। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन सीरीज जो है उसको लिखे, क्या दिया जा रहा है इसको देखो, जो सीरीज दी जा रही है 2 आएगा, 7 आएगा, 22 आया, 67 आ गया, 202 आ गया, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और 822 आ गया। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको देखो, पहला तो ऐसे ही लिख दो, जो 2 है उसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये वाला जो केस है इसमें अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस 1 कर दिया जाए, यानी ये वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 7। तो यहाँ पे ये काम बन जा रहा है। अब यहाँ पे आओ, इसमें क्या है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस 1 कर दिया जाए तो ये क्या वैल्यू आ जा रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 22। ये भी केस बन गया। फिर उसके बाद क्या है, इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, इसको अगर 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस 1 कर दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 67। ये भी काम बन गया। सेम केस यहाँ पर हुआ कि जब 67 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 202 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स की वैल्यू होगी, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, इसको क्या करें, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी 202 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 202 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कर दें तो कितना आना चाहिए, जो भी सॉल्व करने पे आएगा कितना आएगा, 207। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 206 आएगा प्लस 1 207। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 660, ऑप्शन सी। इसको चेक करने के लिए इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 07 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 21 और इसके बाद 18 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, 822। इसका मतलब ये बात सही है। तो क्या हुआ है, आगे वाली संख्या लाने के लिए उसके पीछे वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 1 किए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया सी। अगला क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बॉय जो है वो एक बॉल से खेल रहा है। ठीक है, पहली बार में जब उसने बॉल को ऊपर से फेंका, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 है मीटर। ठीक, तो बॉल क्या करती है, जमीन में हिट करती है, फिर उसके बाद बाउंस बैक मारती है, कितना, 4/5, यानी जितनी भी उसकी लेंथ थी उसका 4/5 ऊपर चली जाएगी वापस हाइट पे। ठीक है, ये काम होता रहता है कब तक, जब तक उसकी हाइट जो है 50 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। अगर 50 सेंटीमीटर की से कम हो जाएगी तो गेंद ग्राउंड पर रह जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। अब आपको ये बताना है कि कितनी बार बॉल जो है ग्राउंड को हिट किए है। ठीक है, कितनी बार ग्राउंड को हिट किया है ये हमको बताना है। उसके बाद ये स्टॉप हो गई। कहानी कुछ ऐसी है कि जब पहली बार उसने फेंका, पहले केस में, तो टोटल हाइट कितनी थी, 1.5, तो एक चक्कर तो ये गई नीचे ग्राउंड पे। लेकिन जब ये दूसरी बार बाउंस बैक मारा उसने, तो क्या हुआ, टोटल हाइट नहीं लेगा बल्कि जितनी भी हाइट थी उसका 4/5 वापस आया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 15 को 0.3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 4 से होगा, कितना आ गया, 1.20, इतने मीटर वापस आ गई। ठीक है, दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो इसको 5 से जब काटेंगे कितना आ जाएगा, काटने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 15/8 120, तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा आएगा, जस्ट मिनट। तो कितना आ जाएगा, इसको देखो, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 5 से डिवाइड करने के बाद 1.25, ये 2 बार में जाएगा, पहले तो 10 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी हटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर उसके बाद 0 आया, तो ये 4 बार में गया।
ठीक, तो ये हमारा आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 0.2524, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 16 और 8 एक 9, यानी ये आ गया 0.96 मीटर। ठीक, एक केस, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथे में आओ। चौथे केस में क्या होगा, ये अपनी हाइट का कितना जाएगा वापस 4/5, 4/5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब इसको साइड में कर लो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 96 से, पॉइंट तो लगा रहेगा। ठीक है, एक बार में गया 5 और बचा, कितना बचा 6, 9 बार में गया 45, 1, इसका 2 बार में गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 0.019 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 है यहाँ पे, और तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, तो ये देख लो इसको जरा, जस्ट मिनट। तो हमने क्या किया, जब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 0.768। ठीक है, तो ये अभी क्या है 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। फिर इसके बाद करेंगे, अगले बार जब जाएगा 4 हो गया, 5 टर्म्स जब जाएगा तो क्या होगा 0.768, फिर वापस बाउंस बैक मारेगा 4/5। तो इसको देखो कितना आता है, ये हमारा निकल के आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.6144 करीब। इसके बाद फिर देखेंगे छठी बार में जब जाएगा तो 0.6144 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4/5 से, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 49.152। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 50 सेंटीमीटर से कम हो गया। ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 49.152 सेंटीमीटर। और इसने बोला था जब भी इसकी हाइट कितनी, जब हाइट इसकी 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी तो ये बाउंस बैक करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, छठी बार के बाद ये ग्राउंड पे ही रह जाएगी, बॉल ऊपर नहीं आएगी। ये सारे स्टेप आपको निकाल के दिखाने हैं। पहली बार जब उसने फेंका हाइट से कितना 1.5, फिर उसके बाद ये क्या है 4/5 हाइट वापस जाएगी यानी 1.2 मीटर, फिर इसके बाद ये 1.2 मीटर से वापस आएगी नीचे, तो ऊपर कितना जाएगी बैक 0.96, फिर उसके बाद 0.96 से ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी ऊपर 0.768, फिर उसके बाद 0.6144, फिर इसके बाद 0.49, ये सब मीटर में है। और इसने बोला था जब 50 सेंटीमीटर से कम हाइट हो जाएगी तो गेंद जो है बाउंस बैक करना बंद कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका सी, छठी बार के बाद ये गेंद बाउंस बैक नहीं करेगी। ये देखो 2021 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमारे हिसाब से मैथ में आए थे। इसके अलावा जो है कॉम्प्रिहेंशन का बचता है, ठीक है, वो अपना देख लेना। बाकी मैथ के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। समझ में आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।